नमस्कार, जय हिंद सभी को। चूँकि आरपीएफ रूल 70 एवं 72 के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होने की तिथि की घोषणा कर दी गई है, बहुत ही जल्द एग्ज़ाम होने वाला है। तो सभी को यह लग रहा हो कि प्रिपरेशन कैसे करें, मेरी प्रिपरेशन नहीं है, एग्ज़ाम दूँ ना दूँ, ये मन में द्वंद उठ रहा होगा। तो एग्ज़ाम तो सभी को देना ही है, तो उसके लिए एग्ज़ाम के एक दिन पहले प्रिपेयर होने से पहले अच्छा है कि आप कुछ दिन पहले प्रिपेयर हो जाएं और सीबीटी को तो ज़रूर सॉल्व करें, कम से कम जो डेमो सेट्स हैं। आज जो है, चूँकि आज 26 जनवरी है, गणतंत्र दिवस है, इसकी हार्दिक बधाइयाँ। और जैसा कि मैंने अपनी पिछले वीडियो में बताया था, क्राइम मैनुअल का पार्ट 2 हमारे इस चैनल पे डाला जा रहा है, तो सभी लोग देखें। आर.के. सिंह सर के द्वारा पढ़ाया गया है, बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाया गया है। एक बार यदि आप सुनते हैं तो यह आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। और चूँकि इस पार्ट में आरपीयूपी एक्ट, सीआरपीसी, आईटी एक्ट सभी को लिया गया है, तो ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जो हमारा आज का क्लास है वो क्राइम मैनुअल वर्सेस आरपीयूपी एक्ट, सीआरपीसी और आईटी एक्ट। पिछले क्लास में हमने बताया था कि यह आपके एग्जाम के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और बहुत सारे जो इससे क्वेश्चंस बन सकते थे उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। आज हम उसके आगे चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हमने बताया था कि कैसे आपको चोरी की सूचना मिलती है, तो थाने में चोरी की सूचना मिलने पे सबसे पहले जो पोस्ट इंचार्ज है वो रोजनामचा में एंट्री करता है और करने के पश्चात या तो स्वयं या तो अपने सबॉर्डिनेट को कहता है कि आप घटनास्थल का निरीक्षण करने के लिए जाइए, और वो पीओ विजिट के लिए जाता है और पीओ विजिट करके वहाँ घटनास्थल का निरीक्षण करता है। संबंधित विभाग के जो भी सेक्शन इंजीनियर है या और जो भी हो, उसके बाद उसको लगता है कि चोरी हो गई है, प्रथम दृष्टया लगता है कि चोरी हुआ है, तो वो थाने में फिर मामले को दर्ज करता है आरपीयूपी एक्ट के अंतर्गत। तो हमने बताया था आपको आरपीयूपी एक्ट के अंतर्गत, पूरी आरपीयूपी एक्ट में जो दंड का प्रावधान है 3 आरपीयूपी एक्ट में, धारा 3 में और धारा 4 में, वो भी हमने कल बताया था। हमने इस तरह से प्रक्रिया करके धारा 6 तक आई थिंक गया था। अब आज हम उसके आगे चलेंगे कि जो प्रोसीजर है, हम प्रोसीजर को ही पढ़ते जाएंगे, साथ साथ समझते जाएंगे। मतलब उसमें जैसे कि हमने पढ़ा था कि रोजनामचा किस में आता है, जो कोई भी चीज़ को सीज किया जाता है तो वो किस में हम एंट्री करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम पढ़ते जाएंगे कि उसमें सीआरपीसी के क्या क्या प्रावधान आ रहे हैं, आरपीयूपी एक्ट के कौन कौन से सेक्शन का यूज हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे आज बढ़ेंगे। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं आज का। तो हमने कल जो हमने पढ़ा था आरपीयूपी एक्ट में, हमने आरपीयूपी एक्ट का धारा 1 देखा। जो धारा 1 किसी भी एक्ट का जो धारा 1 होता है वो उसके नाम विस्तार से होता है। कई कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है कि मतलब जो आरपीयूपी एक्ट का धारा 1 है वो किससे संबंधित है, तो जाहिर सी बात है कि संक्षिप्त नाम और विस्तार से संबंधित होता है। फिर किसी भी अधिनियम का जो धारा 2 होता है वो डिफिनेशन होता है, उसमें परिभाषाएं होती है। तो आरपीयूपी एक्ट में भी परिभाषाएं धारा 2 में दिया गया है। तो वो डिफिनेशन आप जो इम्पोर्टेंट, जैसे बल का, बल सदस्य का, बल अधिकारी का, रेलवे संपत्ति का, उच्चाधिकारी का, ज्यादा नहीं, 3-4 ही इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आते हैं। अक्सर ये पूछ देता है कि रेलवे प्रॉपर्टी किसमें,
तो रेलवे प्रॉपर्टी 2D में, ये हमेशा याद रखिएगा, जो रेलवे प्रॉपर्टी है वो 2D में, 2 का D में, ठीक है। वो ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद तो हमने धारा 3 के बारे में देखा था कि जो धारा 3 था हमारा, धारा 3 में हमने बताया था कि पहले 2012 से पहले जब अमेंडमेंट नहीं हुआ था तो उसमें कोई भी रेलवे संपत्ति को अवैध कब्जे के लिए दंड का प्रोविजन था, ठीक है। फिर 2012 में जब उसमें संशोधन हुआ तो उसमें चोरी यानी 378 और दूसरा संपत्ति का बेईमानी पूर्वक दुर्विनियोग, ठीक है, यानी कि मिस एप्रोप्रिएशन, डिसऑनेस्ट मिस एप्रोप्रिएशन यानी आईपीसी 403, ये दोनों को जोड़ा गया था। तो क्वेश्चन यदि आपसे पूछता है, जैसे कि हमने पिछले क्लास में बताया था कि दंड का कौन सा धारा है, तो धारा 3 और 4 है। तो धारा 3 में दंड का हमने बताया था कि उसमें पहले बार अपराध करता है तो सजा है, ठीक है, यानी 5 साल का कारावास या जुर्माना या दोनों दंड दिए जाएंगे। और न्यायालय के फैसले में कोई विशेष और पर्याप्त कारण उल्लेखित ना हो तो वो लोग, ऐसा कारावास 1 साल से कम का नहीं होगा और जुर्माना जो होगी 1000 रुपये से कम की नहीं होगी। और फिर हमने ये बताया था कि यदि आरोपी दोबारा अपराध करता है, कि हम जैसे कि आरोपी को पकड़ के लाए थाने में, रजिस्टर को चेक किए, लगता है कि ये सजा याफ्ता है, यानी पहले से उसको दंड मिल चुका है पहले चोरी में, तो उस कंडीशन में अगेन 3B लग जाएगा उस पर, पहले 3A 3B हो जाएगा ये, कहीं दोबारा अपराध किया। तो इसमें भी है उस तरह से जुर्माना, यानी कि 5 साल का दंड और साथ में जुर्माना भी लगता है, लेकिन ऐसा कारावास 2 साल से कम का ना होगा और जो जुर्माना होगा वो 2000 से कम का ना होगा, इस तरीके का है, ठीक है। तो हमने ये बताया था। दूसरा इस तरह का प्रोविजन है। फिर हमने ये भी बताया था कि पूछेगा कि इसमें क्या क्या बदलाव हुए हैं। तो बदलाव पहले जो था इसमें, यानी कि कब्जे में रखने के लिए दंड का प्रावधान था, अब क्या हो गया 3 में 2 चीज को जोड़ दिया गया, मतलब चोरी यानी 378 को भी जोड़ दिया गया, दूसरा संपत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग यानी कि आईपीसी 403 डिसऑनेस्ट मिसएप्रोप्रिएशन जोड़ दिया गया। तो ये आपको पूछ सकता है एग्जाम में। फिर हमने बताया था धारा 4 के बारे में। धारा 4 के बारे में हमने ये भी बताया था कि पहले था मनोनुकूलता के लिए दंड, यानी कि हमने एग्जाम्पल देके बताया था कि यदि किसी के घर में, आपका कहीं घर है और घर में कोई दुकान है, शॉप है, और उस शॉप में कोई कबाड़ का व्यवसाय करता है और आप जान रहे हैं कि वो लोहे का भी, रेलवे का सामान, चोरी का सामान वो खरीदता बेचता है, आपको पता है, और लेकिन आप कुछ नहीं करते हैं और वो बंदा पकड़ा जाता है, आरपीएफ ने उसको पकड़ लिया। तो पकड़ने के बाद फिर वो जो मामला दर्ज होगा उसके ऊपर तो 3 आरपीएफ लगेगा आरोपी के ऊपर में, लेकिन आपके ऊपर में चूंकि आपकी मौन सम्मति है, आपने इस तरह से अपने दुकान, जो आपका अपना दुकान है जो किराए पे दे रखा है, इस तरह से धंधा हो रहा है, वहां पे चोरी का सामान खरीदा बेचा जा रहा है, तो आप पे लग जाएगा धारा 4 लग जाएगा इसमें, ठीक है। तो मनोनुकूलता के लिए दंड का प्रावधान था, लेकिन इसमें क्या किया 2012 में इसमें भी बदलाव कर दिया गया। बदलाव करके 2 चीज जोड़ दिया गया। एक जोड़ा दुष्प्रेरण, अपराध का दुष्प्रेरण, यानी जिसको बोलते हैं एबेटमेंट, एबेटमेंट यानी उकसाना, ठीक है, एबेटमेंट मतलब 107 आईपीसी। और दूसरा जोड़ दिया षड्यंत्र, षड्यंत्र मतलब कॉन्सिपरेसी 120 से, 2 चीज को इसमें जोड़ दिया, यानी 107 आईपीसी और 120 आईपीसी दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। तो इसमें भी जोड़ दिया। अगला जो धारा 5 है, 5 में अधिनियम के अधीन अपराधों का संज्ञेय न होना, ये धारा 5 में बताया गया, ठीक है, यानी कि जो इसमें किसी बात के होते हुए इस अधिनियम के तहत कोई अपराध संज्ञेय नहीं होगा, ठीक है। तो संज्ञेय का मतलब ये है कि आपसे ये भी पूछ देगा कि संज्ञेय किसमें है, सीआरपीसी में। तो संज्ञेय जो है और असंज्ञेय, ये दोनों ही चीज पूछता है, संज्ञेय और संज्ञेय पूछता है, आपने सीआरपीसी पर रखा होगा। तो जो संज्ञेय है मतलब उसको याद रखिएगा, डिफिनेशन सीआरपीसी का सेक्शन 2C में दिया गया है और असंज्ञेय L में दिया गया है, 2L में, यानी CL जैसे छुट्टी आते हैं ना, CL छुट्टी आते हैं, CL छुट्टी, CL छुट्टी।
तो Cl मतलब संज्ञेय और संज्ञेय, संज्ञेय मतलब 2C और संज्ञेय मतलब 2L। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया था, कभी कभी आपको पता नहीं चलेगा कि संज्ञेय और संज्ञेय किसमें। संज्ञेय मतलब आप याद रखिए Cl कैजुअल लीव, मतलब C से 2C मतलब संज्ञेय, L मतलब और संज्ञेय, इस तरह से। तो फिर हमने धारा 6, अभी हम चर्चा करते हैं धारा 6 के बारे में, जो हमने वहां पे जो क्राइम मैनुअल हम देख रहे थे, कहां तक पहुंच गए थे क्राइम मैनुअल में। क्राइम मैनुअल हमने यहां तक पहुंच गए थे कि जब मामले की जांच के लिए जो आदमी जब्त करेगा और उसको जो है इंस्पेक्टर एक अपना लेटर था, डीजी साहब का लेटर था 2014 का, यानी कि जो आरपीएफ का मेंबर मामले में सीजर बनाएगा और जो प्रॉपर्टी को रिकवर करेगा वो मामले की जांच नहीं करेगा। यहां तक हमने कल पढ़ा था, ठीक है। धारा 6 जो है, धारा 6 भी इंपॉर्टेंट है आरपीयूपी एक्ट का, जिसमें बिना वारंट गिरफ्तार करने की सख्ती दी गई है। यानी कि कोई भी उच्चाधिकारी या बल सदस्य मजिस्ट्रेट की आज्ञा के और बिना वारंट के, बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा के और बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो आरपीयूपी के मामले का आरोपी, उसको संदेह है कि यदि किसी ने संपत्ति चुरा लिया है, ठीक है, तो उस कंडीशन में बिना वारंट गिरफ्तार करने का पावर, ये बहुत बड़ा पावर है। पुलिस भी किसी को इस तरह से गिरफ्तार नहीं कर सकती, लेकिन आरपीएफ को पावर है कि वो बिना वारंट गिरफ्तार करने का पावर रखते हैं। तो ये धारा 6 में दिया गया है, ठीक है, धारा 6 में बिना वारंट गिरफ्तार करने का पावर है। अब अगला जो है, जब हम इसका देखते हैं क्राइम मैनुअल का, तो जो तीसरा पॉइंट है, बोलते हैं प्रोसीजर टू बी फॉलोड व्हेन कंप्लीट स्टोलन प्रॉपर्टी आर रिकवर्ड एंड द एक्यूज अरेस्टेड। अब जब स्टोलन प्रॉपर्टी जो है वो रिकवर्ड हो जाता है और एक्यूज अरेस्ट हो जाता है, तो क्या करेंगे। तो इसमें बताया है कि इफ द एक्यूज्ड इज अरेस्टेड विद स्टोलन रेलवे प्रॉपर्टी आइदर बाय मेंबर ऑफ द फोर्स और बाय समवन एल्स, द एक्यूज्ड वुड बी इमीडिएटली सेंट टू द नियरेस्ट आरपीएफ पोस्ट आउटपोस्ट। ठीक है, यदि आरोपी पकड़ा जाता है रेलवे प्रॉपर्टी के साथ, ठीक है, या तो किसी मेंबर ने पकड़ा है बल सदस्य का या दूसरे लोगों ने पकड़ा है, तो उसको नियरेस्ट रेलवे आरपीएफ पोस्ट पे उसको भेजेंगे। कहाँ बताया गया, सेक्शन 7 आरपीयूपी एक्ट में बताया गया, सेक्शन 7 आरपीयूपी एक्ट। तो जो सेक्शन 7 आरपीयूपी एक्ट है वो कहता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के संबंध में कार्रवाई करना, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम के किसी दंडनीय अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया है, यदि गिरफ्तारी बल के अधिकारी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति ने की है, तो वो अविलंब निकटतम बल अधिकारी के पास भेज दिया जाएगा। तो हमने कल जैसा बताया था कि बोलते हैं डिस्पोजल ऑफ केसेस, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है, पिछले बार इंस्पेक्टर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ जाता है कि डिस्पोजल ऑफ केसेस, ठीक है, आरपीयूपी में डिस्पोजल ऑफ केसेस का प्रोविजन किसमें है। तो बहुत लोग टेंशन में आ गए कि डिस्पोजल ऑफ केसेस क्या है। डिस्पोज करना मतलब कि, तो डिस्पोज मतलब ये नहीं खत्म कर देना, मतलब यदि आपने किसी जो प्राधिकृत अधिकारी उसके अलावा किसी ने अरेस्ट किया है या पकड़ा है किसी को, तो कार्रवाई के लिए उसको पोस्ट में लाके जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है उसको देना, तो मतलब वही है डिस्पोज कर, आरोपी को डिस्पोज करना। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ देते हैं कभी कभी, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन भी है कि आरपीयूपी एक्ट के तहत दंडनीय अपराध के लिए गिरफ्तार व्यक्ति के निपटारे का प्रावधान धारा किसमें दिया, इसको बताइए किसमें दिया गया है, निपटारे का प्रोविजन किसमें दिया गया है, कमेंट के माध्यम से बताइए। अभी हमने बताया निपटारे का प्रोविजन किसमें है, क्वेश्चन भी बनाते चलेंगे, पढ़ते भी जाएंगे, तब मजा आएगा। आरपीयूपी एक्ट के तहत दंडनीय अपराध के लिए गिरफ्तार व्यक्ति के निपटारे का प्रावधान किसमें दिया गया, कमेंट के माध्यम से जितने भी लोग हैं फटाफट बताइए, याद होगा। मैं चाहता हूं कि आरपीयूपी फिर से आपको पढ़ना ना पड़े। आई थिंक हाँ, डिस्पोजल मतलब निपटारा,
मीना चौधरी जी सही बात बता रहे हैं आप। तो जो धारा 7 है, धारा 7 में डिस्पोजल के बारे में दिया गया, सबने डी ऑप्शन बताया, बहुत ही अच्छा। एक क्वेश्चन और अभी हमने पढ़ाया था धारा 6 के बारे में। देखिए क्वेश्चन है, ये बन सकता है क्या आपसे? हमने कल बताया था, ये गिरफ्तार व्यक्ति को यात्रा की अवधि छोड़कर माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर पेश करने के संबंध में प्रावधान दिया गया है। ये हमने कल बताया था आई थिंक। सभी लोग बता रहे हैं सीआरपीसी सेक्शन 57, बहुत अच्छे, आप लोगों को याद है। इधर एक और क्वेश्चन है, आप अगला क्वेश्चन बनाइए। आप एक रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी हैं, मामले की जांच 24 घंटे के अंदर पूरी नहीं हो सकी है, आरोपी को कितने घंटे के अंदर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाना चाहिए? आंसर दीजिए फट से सभी लोग। जल्दी जल्दी आंसर देने में कंजूसी मत करिए, फटाफट दीजिए आंसर। बहुत अच्छा, सभी लोग 24 घंटे। कोई 48 घंटे तो नहीं है कि 48 घंटे में पेश करना है, 24 घंटे में ही पेश करते हैं। अड़तालीस घंटे नहीं, 24 घंटे है ना। 48 घंटे देंगे तो फिर 48 घंटे में नहीं, 24 घंटे, हमेशा याद रखिए 24 घंटे में ही पेश करना है, ठीक है। ये 57 सीआरपीसी में बताया गया है कि इंक्वायरी शुड बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। मैंने इंक्वायरी को 24 घंटे में कंप्लीट यदि नहीं हो पाता है तो हम 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं, यात्रा को छोड़ के, यात्रा जो है जाने आने का उसको छोड़ के, ठीक है। यहां तक हमने पिछले क्लास में आई थिंक पढ़ा था। अब देखिए आरपीयूपी एक्ट का धारा 8 है, आरपीयूपी एक्ट का धारा 8 काफी इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध जांच कैसे की जाएगी। अब आज जो व्यक्ति था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है, अब गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों के विरुद्ध जांच कैसे की जाएगी। तो इसमें पहला पॉइंट बोलता है कि जब कोई बल का अधिकारी इस अधिनियम के अधीन दंडनीय अपराध के किए जाने की सूचना प्राप्त करता है, या जब कोई व्यक्ति इस एक्ट के अधीन दंडनीय अपराध के लिए बल अधिकारी के द्वारा गिरफ्तार किया गया हो या धारा 7 के अनुसार उसके पास भेजा जाए, तब वह व्यक्ति उस व्यक्ति के विरुद्ध अपराध की जांच करने के लिए अग्रसर होगा, ठीक है। हमने साथ में बताया था कि यदि ऑथराइज अधिकारी के अलावा किसी अन्य ने पकड़ा है तो आता है, या खुद ऑथराइज अधिकारी ने उसको गिरफ्तार किया है, तब वो जांच करेगा, ठीक है। सेकेंड पॉइंट कहता है कि जांच जो होगा वो ठीक उसी तरह से करेगा जैसा कि एक पुलिस थाने का एसएचओ, यानी जो पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी जैसा जांच करता है, उसी तरह से आरपीयूपी एक्ट मामले का जांच करेगा। ये 8(2) में इतना बड़ा पावर दिया गया, बहुत बड़ा पावर, ठीक है। अब इसमें आगे यह भी कहता है कि यदि बल अधिकारी की राय में, मतलब जो इसका दूसरा का ए पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में। यदि बल अधिकारी की राय में अपराधी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य या संदेह के उचित कारण हैं, तो वह आरोपी को या तो जमानत पे छोड़ देगा कि वह सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर हो, या उसे वह सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होने देते तो भेज देगा। जैसे आरपीयूपी एक्ट में जनरली ये करते हैं। अब देखिए हर जगह का प्रोविजन अलग अलग है, बहुत जगह क्या है कि मतलब उसको आरोपी को पकड़ के मजिस्ट्रेट के पास ही पेश कर देते हैं, उसको जमानत पे नहीं छोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन अभी जो सुप्रीम कोर्ट का एक वो आया था, एक जजमेंट आया था, उसमें ये कहा गया था कि यदि कोई भी 7 साल से कम सजा वाला केस है, 7 साल से कम सजा वाला यदि कोई भी केस है,
तो उसमें किसी को गिरफ्तार ही नहीं करते, व्यक्ति को गिरफ्तार ही नहीं करना है। ठीक है, इस तरह के जजमेंट दिए गए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। यदि कोई भी मामला जो 7 साल से कम सजा वाला है तो उसमें व्यक्ति को गिरफ्तार ही नहीं करना। जैसे कि मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के हाईकोर्ट ने इस पे मोहर लगा दी। अब एमपी में, मध्य प्रदेश के पूरे एमपी में जो भी केस बनता है, चाहे वो लोकल पुलिस बनाए या जीआरपी बनाए या आरपीएफ बनाए, तो उसमें गिरफ्तारी नहीं की जाती है। कोई भी आरोपी को पकड़े, उसको पकड़ के थाना में लाए, लाने के बाद सारा उसका प्रोसीजर अपना लेते हैं, सब कुछ, उसका गिरफ्तारी नहीं करते हैं। और उसके बाद 41A सीआरपीसी का नोटिस दे देते हैं, 41A सीआरपीसी, 41A सीआरपीसी का नोटिस देके उसको इसमें बताते हैं कि इतना तारीख को न्यायालय में परिवाद पत्र पेश होगा, आप माननीय न्यायालय के समक्ष इतने तारीख को पहुंचिए। ठीक है, और बाकी सारा इंक्वायरी कर लेते हैं, इंक्वायरी करके उतने तारीख को परिवाद पत्र पेश कर देते हैं, वो थाना न्यायालय में उपस्थित रहते हैं। इस तरह का चल रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो 8 का 2 का ए में बताया गया है कि यदि ऑथराइज अधिकारी है, उसको ऐसा लगता है तो वो जमानत पे छोड़ सकता है, उसको छोड़ देगा कि इतना तारीख को आप मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर हो जाना। और यदि लगता है कि नहीं यार ये तो भाग जाएगा, फिर आएगा नहीं आएगा, है ना, जमानत लेने वाला भी कोई नहीं है इस तरह का, तो मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट कहता है कि यदि बल अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अपराधी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है या संदेह का उचित आधार नहीं है, तो अपराधी को जमानत सहित या रहित मुचलके पर छोड़ देगा कि वह बुलाए जाने पर सक्षम मजिस्ट्रेट सामने हाजिर होगा और इस मामले का रिपोर्ट पूर्ण विवरण के साथ अपने से उच्च अधिकारी को देगा। ठीक है, तो बात वही है, मतलब कि मुचलके पे छोड़ सकते हैं। ठीक है, और जब भी बुलाएंगे जांच में अगेन आप आइए। ठीक है, और जब भी बताएंगे कि मजिस्ट्रेट के सामने जाना है तो मजिस्ट्रेट सामने जाइए। इस तरह का है। एक क्वेश्चन है, देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन एक आ रहा है। एक आरपीयूपी एक्ट का आरोपी पकड़ा गया है। निम्नलिखित में से आरपीयूपी एक्ट के किस धारा के अंतर्गत यदि बल अधिकारी को आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य या संदेह के उचित कारण है तो वह उक्त अपराधी को जमानत पर छोड़ सकता है कि वह नियत तिथि व समय पर मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर हो। सभी लोग ए का आंसर मत दीजिए, बहुत लोग देखते हैं ए आंसर दे रहे हैं। ए में तो 8 का 1 तो ये कहता है ना कि जांच के लिए अग्रसर होगा, ठीक नहीं? तो मतलब जो हमने 8 का 2 का ए पॉइंट बी पॉइंट बताया, 2 पॉइंट है ना, दोनों को याद रखिए ना। ए नहीं होगा ना, ए में तो 8 का ए में हमने बताया था कि इस तरह की कोई भी सूचना मिलती है तो यदि वो गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार करने के बाद वो जांच के लिए अग्रसर होगा। 8 का 1 में जांच के लिए अग्रसर होगा, मतलब जांच आगे करेगा। बी में कहता है कि एसएचओ का पावर होगा। तब जब बी में एसएचओ का पावर है तो वो जमानत पे छोड़ सकता है या मजिस्ट्रेट के पास पेश कर सकता है। तो 2 का ए का 8 का 2 का ए में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनाइए। एक आरपीयूपी एक्ट का आरोपी ये पकड़ा गया है। निम्नलिखित में से आरपीयूपी एक्ट की किस धारा के अंतर्गत यदि बल अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि अपराधी के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य नहीं है या संदेह उचित आधार नहीं है तो वह उक्त अपराधी को जमानत सहित या रहित मुचलके पे छोड़ देगा कि वह बुलाए जाने पर सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने हाजिर होगा और इस मामले का जो रिपोर्ट है अपने सीनियर डीएससी या डीएससी को देगा, उच्च अधिकारी को देगा। फटाफट आंसर लिखिए सभी लोग। सभी लोग दे रहे हैं 8 का 2 का बी, बहुत अच्छे।
बहुत अच्छे। अभी देखिए जो हमने अभी आपको बताया 8 का 2 का ए के बारे में और 8 का 2 का बी के बारे में, सेम चीज जो है सेम चीज दिया गया है आपका, इसमें भी जो क्राइम मैनुअल है, क्राइम मैनुअल में इंग्लिश में यही बताया गया है। 8 का 2 का ए और 8 का 2 का बी, जो हमने हिंदी में बताया वही सेम चीज दिया गया है। ठीक है, मतलब क्या है कि हम उसको बेल दे देंगे, बेल बॉन्ड दे देंगे, उसमें उसका जो आधार कार्ड है वो ले लेंगे, वोटर आईडी कार्ड है वो ले लेंगे। ठीक है, जो लोकल एक दो आदमी रहेगा उसका, उसको जो जमानत पे छोड़ेंगे तो उसका भी पूरा एड्रेस पूरा वेरीफाई होना। अब ये नहीं कि हमने छोड़ दिया और वो जाएगा ही नहीं, तो फिर मामला गड़बड़ा जाएगा, उसको जाना है। अब अगला जो पॉइंट है, अगला पॉइंट 4 नंबर जो है इसका क्राइम मैनुअल का, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट टू बी प्रिपेयर्ड एट द प्लेस ऑफ ऑफेंस। मतलब क्या लिस्ट बनाएगा वहां पे, जो प्लेस ऑफ जो कुछ जो घटनास्थल पे गए हैं तो उसका क्या क्या लिस्ट वगैरह बनाएगा, इस तरह का है। तो सबसे पहले घटनास्थल पे गए तो वहां पे एक सीजर लिस्ट बनाना पड़ेगा, एक जब्ती पत्र तो बनाते हैं वहां पे घटनास्थल पे। जब भी गए, यदि कोई प्रॉपर्टी जब्त होने की है या हो रही है तो जब्त होने पे सीजर लिस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो और देखते हैं कि यदि जो सामान जब्त हुआ है वो छोटा आइटम है, ठीक है, वेट जो है बहुत ही हल्का है, तो उसको कोई बोरे में भर देंगे, बोरे में भर के उसको सील कर देंगे। ठीक है, और सील करने के बाद उसमें एक सैंपल सील बनाते हैं। ठीक है, एक सैंपल सील बना के कार्ड लेवल बनाते हैं, कार्ड लेवल बना के उसमें सब साइन करते हैं पूरा। ठीक है, उसको बोलते हैं जब्ती स्लिप। जो भी चीज हम जब्त कर रहे हैं, जब्त करने में देखिए ये सब मैं इसलिए बता रहा हूं कि प्रोसीजर है एग्जाम में 72 में, या कोई भी चीज पूछता है ना तो आजकल क्वेश्चन घुमा सकता है, मतलब भी प्रैक्टिकली एग्जाम में क्वेश्चन दे रहे। ठीक है, नॉलेज होनी चाहिए कि जब घटनास्थल पे गए तो सामान मिल गया तो उसकी जब्ती करेंगे, एक सीजर लिस्ट बनाएंगे। जब सीजर लिस्ट बनाएंगे तो सामान हल्का है, तो सामान हल्का है तो क्या करेंगे, उसको कोई बैग लेंगे या कोई बोरा ले लेंगे, उसमें उसको डाल के उसको बांध देंगे, बांध के उसको सील कर देंगे। सील करने के बाद एक एक कार्ड लेवल मतलब कि उसमें लगाते हैं, कार्ड लेवल बनाते हैं, एक जब्ती स्लिप भी बनाते हैं। ठीक है, जिसपे विटनेस, जितने भी विटनेस हैं उसका नाम, उसमें नाम सिग्नेचर रहेगा। जो एक्यूज्ड है एक्यूज्ड का रहेगा, यदि आप राइटर ले गए साथ में तो राइटर का रहेगा, मतलब सबका साइन रहेगा उस पर पूरा। ठीक है, जो सीजर मेमो है उसमें भी रहेगा, जो जब्ती स्लिप बनाए उसमें भी रहेगा, ये सब सारा रहेगा। और एक्यूज्ड है एक्यूज का भी रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। लेकिन बोलता है कि यदि जो सीज प्रॉपर्टी है वो बहुत ही बड़ा है, जैसे मान लो रेलवे का लोहा है 10 मीटर का, रेलवे पटरी 5 मीटर का, रेलवे पटरी है बड़ा बड़ा, रेलवे की सीढ़ी है, आपका पोल है ओएचई का, है ना, या इस तरह की प्रॉपर्टी बड़ी बड़ी है, तो उस पर क्या करेंगे, एक सैंपल शीट बनाएंगे, सैंपल शीट बना के मतलब जब्ती स्लिप का सैंपल शीट बनाएंगे और उसको पेस्ट कर देंगे, उस पर पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, उसमें आरोपी का नाम, विटनेस का नाम, सबका नाम, ये बहुत जरूरी है। अभी बहुत सारे केस क्या कर दे रहे हैं, बहुत सारे केस को एक्विटल कर दे रहे हैं, खासकर अभी जबलपुर कोर्ट में बहुत सारे केस को एक्विटल कर दिया, इसलिए कि जो माल खाने में प्रॉपर्टी हमने रखा है, जैसे बड़ा बड़ा माल है, जैसे कि रेलवे का लोहा पटरी है, जैसे मतलब 5 मीटर की पटरी है या 10 मीटर की पटरी है, उसको सीज किया था आज से 10 साल पहले। ठीक है, तो अभी अभी कोर्ट बोल रहा है कि आप कोर्ट में उसको ले आइए प्रॉपर्टी को। जब कोर्ट में प्रॉपर्टी को वेरिफिकेशन के लिए लेके जाया जाता है तो उसपे चूंकि लोहे की पटरी है, 10 साल में चिपका सब खत्म हो गया, और थाने में उसको ठीक से जो भी अधिकारी उसने अच्छा से रखा नहीं, तो वहां पे जाता है तो वो बोलता है कि यही ना कोई मार्का है, ना कुछ है, ना कोई लेबल लगा है, ना कोई स्लिप है ना, तो हम कैसे जाने कि वही प्रॉपर्टी है जो आपने सीज किया था। तो इस आधार पे केस को एक्विटल कर दे रहा है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि उस पे यदि प्रॉपर्टी खुली है, बड़ी है, हैवी है, तो उस पे चिपका दिया जाए, है ना, और मार्का भी लिख दिया जाए। दूसरा बात क्या है कि फोटोग्राफी वीडियोग्राफी भी बहुत जरूरी है, फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वो
साइट का किया जाए, है ना, जो हम साइट प्लान, उसके बाद फिर सीजर के साथ साथ साइट प्लान भी बनाया जाता है, वहाँ का नजरी नक्शा कहते हैं, वो सब बनता है। अगला जो इसमें दिया गया है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी, कि प्रिकॉशन टू बी टेकन एट द प्लेस ऑफ ऑफेंस, मतलब जहां पे घटना स्थल है वहां पे क्या क्या प्रिकॉशंस आपको लेने हैं। तो केस नंबर वुड नॉट बी रिटन ऑन द सील, ठीक है, चीट सैंपल सील एंड सैंपल चीट एट द क्राइम सीन। जो घटनास्थल पे जाते हैं जहां पे घटना घटा है तो वहां पे केस नंबर को नहीं लिखना चाहिए, ठीक है। जो वहां पे आप बना रहे हैं, जब्ती वगैरह बना रहे हैं, है ना, या सैंपल चीट वगैरह है, तो सब में केस नंबर को नहीं लिखा जाना चाहिए। दूसरा क्या है कि if a person or proprietor of a shop, house or scrap store is arrested along with the recovery of real property, then the fact of arrest must be mentioned in the recovery memo. यदि कोई दुकान का मालिक, स्क्रैप जो कबाड़ का दुकान है, वो सब का जो मालिक अरेस्ट होता है और उससे रिकवरी होती है रियल प्रॉपर्टी, ठीक है, तो वो सब चीज को रिकवरी मेमो में सबको लिखना बहुत जरूरी है। दूसरा ये दिया गया है कि पर्सनल सर्च ऑफ द अरेस्टेड पर्सन, पर्सनल सर्च, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब यहीं से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा पर्सनल सर्च के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट। पर्सनल सर्च ऑफ द अरेस्टेड पर्सन वुड बी कंडक्टेड, ठीक है, पर्सनल सर्च बनाया जाएगा और पर्सनल सर्च मेमो वुड बी प्रिपेयर्ड मेंशनिंग द थिंग्स फाउंड ऑन पर्सनल सर्च। पर्सनल सर्च में जो भी चीज मिलते हैं वो सबको लिखा जाएगा। फिर बोलता है कि इफ द थिंग्स एंड डॉक्यूमेंट फाउंड इन पर्सनल सर्च आर रिलेटेड टू द क्राइम देन दे वुड बी सील्ड सेपरेटली। यदि पर्सनल सर्च किसी का करते हैं और क्राइम से रिलेटेड है, ठीक है, तो वो सबको लिखा जाएगा, सेपरेटली उसको सील्ड किया जाएगा, ठीक है। पर्सनल बिलोंगिंग विल बी सील्ड एंड केप्ट सेपरेटली। दो चीज देखिए मिलता है, जैसे मान ली कोई आदमी का हम सर्च किए, तो सर्च करने से दो चीज मिल सकता है। पहला क्या, उसका पर्सनल चीज, जैसे कि घड़ी है, मोबाइल है, पैसे हैं, ठीक है, वो उसका पर्सनल है, ठीक है, तो उसको अलग से उसको सील्ड करेंगे, ठीक है। और दूसरा मिलेगा जैसे मान लो उसने केबल की चोरी की है, सिग्नल केबल को काटा होगा, काटने में हो सकता है कि उसने आरी पत्ती का यूज किया होगा, ठीक है, तो वो आरी पत्ती हो गया। या मान ले कि कोई भी उसने चीज खोला होगा, खोलने के लिए पेंच, पाना, हथौड़ी, प्लास, ये सब का यूज किया होगा, ठीक है, तो वो सबको भी हम अलग अलग रखेंगे, ठीक है, अलग अलग सील करेंगे। अब ये अगला देखिए, इसमें जो दिया गया अथॉरिटी क्या है, अथॉरिटी बोलता है कि सेक्शन 51 सीआरपीसी, यानी कि 51 सीआरपीसी के तहत पर्सनल सर्च लेते हैं, 51 सीआरपीसी के तहत पर्सनल सर्च लेते हैं, 51 सीआरपीसी। अब ये देखिए 51 सीआरपीसी क्या है, थोड़ा सा देखते हैं। सीआरपीसी 51 बहुत इंपॉर्टेंट है। सीआरपीसी 51 मतलब गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की तलाशी। जब कभी पुलिस अधिकारी द्वारा ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध नहीं करता, या ऐसे वारंट के अधीन जो जमानत लिए जाने का उपबंध करता है किंतु गिरफ्तार किया गया व्यक्ति जमानत नहीं दे सकता है। कोई गिरफ्तार किया जाता है तब जब कभी कोई व्यक्ति वारंट के बिना या प्राइवेट व्यक्ति द्वारा वारंट के अधीन गिरफ्तार किया जाता है और वैध रूप से जमानत नहीं ले सकती है, तो जमानत देने में असमर्थ है, तो इसमें क्या बोलते हैं, मतलब इसमें ये ध्यान रखें कि गिरफ्तार जो पर्सनल सर्च है, पर्सनल सर्च का प्रोविजन है सीआरपीसी 51 में। सिंपल सा जानिए, क्वेश्चन पूछेगा पर्सनल सर्च किससे रिलेटेड है, तो सीआरपीसी 51 से, ठीक है। इसमें जो आदमी गिरफ्तार करता है, ठीक है,
या कोई किसी दूसरे व्यक्ति ने गिरफ्तार करके लाया जाता है, तो जितना भी पहना हुआ कपड़ा है, आदमी जो उसके लिए जरूरी है उतना पहनना, उसको छोड़ के, ठीक है, जितने भी वस्तु रहेगा सबको हम अपने कस्टडी में ले लेंगे, ठीक है, जितने भी रहेगा। और उसके बाद क्या है कि उस आदमी को, उसको हम देते हैं, एक रसीद देते हैं बना के कि भाई इतना इतना ये चीज है, हमने इतना इतना सामान तेरे से मिला है। उसका हम एक व्यक्तिगत तलाशी जिसको बोलते हैं पर्सनल सर्च, उसको हम बनाएंगे, बनाने के बाद फिर एक उसको दे देंगे, ठीक है। रसीद दिया जाना जरूरी है, लेकिन हम लोग रसीद बहुत बार नहीं देते हैं, तो वो कल क्या क्लेम कर देगा, अरे हमारे पास 5 लाख रुपया था, साहब ने ले लिया, 5 लाख रुपया हमको बाद में वो उस तरह से लगा देगा, आरोप लगा देगा, तो देना चाहिए। दूसरा है कि जब कभी किसी स्त्री की तलाशी करना आवश्यक हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तब ऐसी तलाशी शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री द्वारा ही की जाएगी, ठीक है। यदि पर्सनल सर्च स्त्री का लेना हो तो ये नहीं कि पुरुष कर देगा, उसको स्त्री के द्वारा ही कराया जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये किसमें दिया गया, 51 का पॉइंट था, ये दूसरा पॉइंट है उसमें दिया गया है। अब एक क्वेश्चन बनाइए जल्दी से। सीआरपीसी की धारा डैश डैश के अंतर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति की तलाशी लेने हेतु जो आप प्रक्रिया अपनाएंगे, इस बाबत प्रोविजन किसमें है? तो सभी ने दिया है इसका जवाब 51 में, बहुत अच्छे, 51 ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि पर्सनल सर्च तो हम ले रहे हैं, ठीक है, अब पर्सनल सर्च में पैसा मिला, मोबाइल मिली, सब कुछ मिला, साथ में पिस्टल भी मिल गया, तो क्या करेंगे? जैसे हम सीज मना पर्सनल सर्च बना रहे हैं, पर्सनल सर्च कर रहे हैं, पर्सनल सर्च करने में, पर्सनल सर्च में उसका पर्सनल सामान मिला, मोबाइल मिला, पैसा मिला, सब कुछ मिला, और साथ में एक पिस्टल मिल गया उसके पैकेट में, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे? उसका पर्सनल सर्च कैसे बनाएंगे पिस्टल का? उसका प्रोविजन किस में दिया गया सीआरपीसी में? बताएं बताएं, यदि आप जानते हैं तो बता सकते हैं, हो सकता है ना कि पिस्टल मिल जाए। सीआरपीसी 52 दिया गया है, सीआरपीसी 52, आक्रामक आयुधों का अभिग्रहण करने की शक्ति, ठीक है। यदि उसके पास कोई आयुध का सामान मिल जाता हो, मतलब आर्म्स वाला, गोला बारूद, इस तरह का कोई भी चीज मिल जाता है, ठीक है, तो उसको क्या करेंगे, उसको भी सीज कर लिया जाएगा, ठीक है, और उसको सील्ड अलग तरीके से करेंगे, ठीक है, उसका भी सीजर में वो बनेगा, सेपरेट बनेगा, और उसको जो है ऑनरेबल कोर्ट के समक्ष भेज देंगे, ठीक है, जहां हम गिरफ्तार व्यक्ति को पेश करेंगे, साथ साथ उसको भी पेश कर देंगे। ये दिया गया सीआरपीसी 52 में, ठीक है। यहाँ पे जो आपका क्राइम मैनुअल है, क्राइम मैनुअल में ये पॉइंट दिया गया है, क्राइम मैनुअल में ये देखिए, क्राइम मैनुअल जो आपका है, ये पॉइंट्स आपका दिया गया क्राइम मैनुअल में। ये देखिए क्राइम मैनुअल में दिया गया है प्रोविजन 52 सीआरपीसी। इसमें कहता है कि इफ एनी फायर आर्म्स आर फाउंड इन द पर्सनल सर्च, देन द पर्सनल बिलोंगिंग्स वुड बी सील्ड सेपरेटली and the said firearms would be sealed by preparing a seizure memo and would be delivered to the honorable court। मतलब कि कोई फायर आर्म्स मिला पर्सनल सर्च में, तो उसको अलग से उसका सीजर मेमो बनेगा
और उसको ऑनरेबल कोर्ट को दे देगा, तो धारा किसके तहत है? तो 52 सीआरपीसी के तहत। ठीक है, 52 सीआरपीसी। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन बनाइए, देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि व्यक्तिगत तलाशी के दौरान, ठीक है, यदि आपको हथियार मिलता है, यदि आपको हथियार मिलता है, तो इस दशा में व्यक्तिगत सामान को और हथियार को अलग अलग सील बंद कर जब्ती स्लिप बनाएंगे और न्यायालय को प्रेषित करेंगे। बाबत प्रावधान किसमें दिया गया है? सारे लोग आंसर दीजिए फटाफट। सभी ने सही जवाब दिया है। 52 जो है, फिफ्टी टू में। बहुत अच्छा। अब अगला जो टॉपिक है आपका सीआरपीसी, इसमें क्राइम मैनुअल में बोलते हैं कि प्रोसीजर फॉर सर्चिंग अ हाउस, शॉप, स्क्रैप शॉप एंड मेकिंग अरेस्ट एंड प्रिकॉशन। अब है कि मान ले कि आपको पता चला कि जो चोरी की संपत्ति है ये तो कोई दुकान में छुपा के रखा गया है या कबाड़ की दुकान में है, तो उस कंडीशन में आप कैसे कैसे एक्शन लेंगे? तो इसका जो पॉइंट कहता है कि इफ द स्टोलन प्रॉपर्टी इज रिपोर्टेड टू हैव बीन हिडन इन अ हाउस, शॉप और स्क्रैप शॉप, then as far as possible a search warrant would be obtained from the court having jurisdiction। देखिए अभी सर्च वारंट की बात आ गई। ठीक है, कहता है कि यदि आपको ऐसा पता चलता है कि रेलवे प्रॉपर्टी जो है वो चुरा के रखा गया है कोई भी कबाड़ दुकान में या कोई भी शॉप में, तो आपको सर्च वारंट लेना चाहिए। ठीक है, जो आपका कोर्ट है, जो आपके जुरिक्शन में, थाने के जुरिक्शन में कोर्ट पड़ता है, वहां से आपको सर्च वारंट लेना चाहिए। तो वो किसमें बताता है? तो बोलते हैं कि सेक्शन 10 ऑफ आरपीयूपी एक्ट, जो सेक्शन 10 आरपीयूपी एक्ट का है, इसमें ये प्रोविजन दिया गया है। ठीक है, तो 10 आरपीयूपी एक्ट थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। जो आरपीयूपी एक्ट 10 है, आरपीयूपी एक्ट 10 कहता है तलाशी वारंट का जारी किया जाना, तलाशी वारंट का जारी किया जाना। ठीक है, क्वेश्चन पूछेगा कि आरपीयूपी एक्ट का धारा 10 किससे संबंधित है? तो तलाशी वारंट जारी करने की शक्ति। ठीक है, यदि आप जो भी अधिकारी है, आपको लगता है कि कोई भी स्थान है जहां पे रेलवे प्रॉपर्टी को चुरा के रखा गया है, ठीक है, तो आप ये करिए कि वारंट ले लेना चाहिए मजिस्ट्रेट के पास जाके। वारंट रहने से क्या होता है कि कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, कभी कभी ये होता है कि जैसे हम कहीं पे गए रेड डालने के लिए, ठीक है, और हमारे पास वारंट नहीं है, तो पब्लिक क्या करता है? हंगामा कर देता है। यदि हम तेज तर्रार हैं तो ठीक है, जांच अधिकारी यदि तेज तर्रार नहीं है, हम वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हैं या बहुत सारा अपना सीआरपीसी की तरफ प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं, तो वो लोग है ना आप पे उल्टा केस कर देगा कि आप गए जाके उसका दुकान लूट लिए। ठीक है, लूट का मामला दर्ज करवा देगा आपके अगेंस्ट। लेकिन आपके पास पहले से ही यदि उसके नाम से वहां का सर्च वारंट का है, सर्च वारंट का आपके पास पहले से ही मजिस्ट्रेट साहब ने ले लिया है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं फंसेंगे। ठीक है, तो जो धारा 10 है तलाशी वारंट के बारे में दिया गया है कि इसमें यह दिया गया कि यदि आप आवेदन देंगे मजिस्ट्रेट को, जो आपके थाने से क्षेत्राधिकार संबंधित मजिस्ट्रेट है, रेलवे न्यायालय है, तो वो क्या करेगा कि आपको वारंट दे देगा, सर्च वारंट, कि आप किसी की भी सहायता लीजिए
और ऐसे स्थान में प्रवेश कर सकते हैं, आपको पावर देगा। ठीक है, और वारंट में जैसा लिखा हुआ है उस हिसाब से वहां की आप तलाशी लीजिए। ठीक है, और उसके बाद आपको ये भी उसमें यदि संपत्ति पाई जाती है, ठीक है, तो उसको या तो आप अपने स्टडी में तब तक उसको रखिए जब तक कि मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोपी को नहीं ले जाते। ठीक है, और प्रॉपर्टी को मजिस्ट्रेट के समक्ष पहुंचा देंगे। यदि हम नहीं पहुंचाते हैं फर्स्ट टाइम में तो अपने माल खाने में रखते हैं, उसको सेफ रखते हैं। ठीक है, तो ये धारा 10 है, धारा 10 में यही दिया गया है कि तलाशी वारंट का जारी किया जाना। जब ऑथराइज अधिकारी को यह विश्वास है कि रेलवे की प्रॉपर्टी कहीं दुकान में या कबाड़ दुकान में छुपाई गई है, तो आप फट से मजिस्ट्रेट को एक लेटर लिखिए, मांग करिए। ठीक है, हाँ, तो मांग करने से आवेदन करेगा जो जांच अधिकारी है ना, जांच अधिकारी जो है, हमेशा आप याद रखिए कि जो कोई मामला आरपीयूपी एक्ट का बनता है या रेलवे एक्ट का बनता है तो सिर्फ जांच अधिकारी और जो न्यायालय है बस यही दोनों रहता है, बीच में कोई नहीं रहता है। ठीक है, जो जांच अधिकारी और न्यायालय बस दो ही मेन रहता है, बीच में जितने भी रहते हैं ना कि लेखोना देता है या हम पीपी से पूछते हैं या डीएससी हमको कुछ बोलता है, ठीक है, तो वो सब अलग मैटर है, वो कुछ नहीं है। ठीक है, कभी भी हम जो मतलब हमेशा रहता है जांच अधिकारी और न्यायालय। अब जांच अधिकारी जिस किसी के माध्यम से भेज सकते हैं, ठीक है, वो किसी कांस्टेबल को भी भेज सकता है कि लेने के लिए, है ना, साथ में अपना सील मोहर मार के भेज देगा। एक क्वेश्चन है, देखिए बनाइए, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आया है। देखिए मोतीलाल जी पूछता है कि सर मालखाना कितने समय तक रख सकते हैं। देखिए जनरली क्या है कि रेलवे प्रॉपर्टी हम जब सीज करते हैं तो सीज करने के बाद उसको जनरली हम माल खाने में रख सकते हैं, और इसमें माल खाने में रखने के बाद हम कोर्ट में बता देते हैं कि सर ऐसे से जब हमने माल खाने में इसको रखा है, तो कोर्ट जब भी आदेश देगा, ऐसे जनरली क्या होता है कोर्ट के पास वहां पे रखने का उतना प्रोविजन रहता नहीं है, उतनी उतनी प्रॉपर्टी कोर्ट रख नहीं सकता है, तो अपने पास ही माल खाने में रखते हैं जब तक कि केस का निराकरण नहीं हो जाता है। निराकरण मतलब जब केस 10 साल भी प्रॉपर्टी रखी रहती है थाने माल खाने में, 20 साल भी रखी रहती है, कोर्ट जब केस को या तो एक्विटल कर दे या कन्विक्टेड कर दे, जब तक कन्विक्टेड या एक्विटल ना कर दे और वो आदेश देगा कि जो केस प्रॉपर्टी है, यदि मान ली केस खारिज भी, केस में एक्विटल हो गया, मान लिए एक्विटल मतलब कि बरी हो गया, आरोपी बाइज्जत बरी हो गया, मतलब जो जो आरोप लगाया ना एक्विटल हो जाना, तो उस कंडीशन में भी थाने को बोलेगा कि आप जो है प्रॉपर्टी को संबंधित विभाग को दे दीजिए। ठीक है, यदि उसको सजा भी हो जाती है तो उस कंडीशन में भी कोर्ट बोलेगा कि आप जो है संपत्ति को दे दीजिए, जिसका संपत्ति है उसको लौटा दिया जाता है बाद में। तो इसका कोई समय सीमा नहीं है, समय सीमा कितना भी हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन अभी आपकी स्क्रीन पे था कि आप एक रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी हैं, आपको पता चलता है कि चोरी गई रेल संपत्ति किसी घर या कबाड़ी दुकान में छिपा के रखी गई है, उस परिस्थिति में आरपीपी की धारा किसके अनुसार वारंट प्राप्त करेंगे। तो सभी ने आंसर दिया है, सी नंबर दिया है, धारा 10, जैसा कि हमने बताया धारा 10 है, तो ये सही है, धारा 10 की होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है, आरपीयूपी एक्ट की निम्नलिखित में से किस धारा के तहत तलाशी लिए जाने का अधिकार है। आरपीयूपी एक्ट के निम्नलिखित में से किस धारा के तहत तलाशी लिए जाने का अधिकार है। आंसर दीजिए फटाफट, अभी हमने बताया है तलाशी लेने का प्रोविजन। सभी लोगों ने आंसर डी दिया, बहुत अच्छे।
सभी लोग दीजिए, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। आरपीयूपी एक्ट मामले की जांच के दौरान किसी बंद स्थान या मकान की तलाशी की धारा के तहत ली जा सकती है। बंद स्थान या मकान की तलाशी, बंद स्थान या मकान की तलाशी कैसे लेंगे? सभी आंसर दीजिए, सभी आंसर दीजिए। क्वेश्चन घुमा सकता है आपको, है ना। बंद स्थान या मकान की तलाशी है, कैसे ली जा सकती है? तो सभी ने दिया धारा 10, 3 नंबर ऑप्शन, बहुत अच्छे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आपको तो बताया गया अभी धारा 10 में कि तलाशी वारंट, तलाशी यदि आप कहीं करने जाते हैं तो ले लेना चाहिए। लेकिन अब मान लें कि आपका जो न्यायालय है वो आपसे 200 किलोमीटर दूर है, जो आपका न्यायालय है वो आपके यहाँ से 100 या 200 किलोमीटर दूर है, जाने आने में 4 से 8 घंटे लगेंगे। और आपको लगता है कि अरे वहां पे पता चलता है कि कबाड़ की दुकान में रेलवे की प्रॉपर्टी रखी हुई चोरी की, उतना दूर जाएंगे, 8 घंटे लगेंगे, तो माल ही खत्म हो जाएगा पूरा, तुरंत बेच देगा वो, वहां से हटा देगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे आप? सवाल ये उठता है ना कि भाई मान ले कि प्रोविजन तो है कि उसका वारंट लेना चाहिए, सर्च वारंट। अब लेकिन ये है कि न्यायालय दूर है, या मान ले संडे का दिन हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या लेंगे? तो उस कंडीशन में एक प्रोविजन है दिया गया, हमको एक प्रोविजन दिया गया है। एक सीआरपीसी 165 है, सीआरपीसी 165 है प्रोविजन जो दिया गया, सीआरपीसी 165 है। तो इसमें बताया गया कि पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी, पुलिस अधिकारी द्वारा तलाशी, ठीक है। भाई आपको पावर तो मिला है ना कि आप एसएचओ की तरह काम करेंगे, ठीक है। आपको धारा 8 जो है आरपीयूपी एक्ट, आपको बोल दिया कि आप जो आरपीयूपी एक्ट की जांच करेंगे ना, आपको एसएचओ का पावर है। एक थाना का, पुलिस थाने का जो भार साधक अधिकार है, उसको जो पावर है वो आपको पावर है। जब वो पावर है तो चोरी का मामले की जांच कर रहे हैं, तो सीआरपीसी का पावर हम भी यूटिलाइज करेंगे, ठीक है। जो हम, हमारे पास भी पावर वही है जो पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी के पास है, तो हम भी सीआरपीसी का यूज करते हैं। तो इसमें दिया गया है कि यदि आपको विश्वास करने का उचित आधार है, ठीक है, कि आपके क्षेत्राधिकार में यदि इस तरह से कोई भी चीज रखी हुई है, ठीक है, तो आप तलाशी ले सकते हैं। सीआरपीसी का इसका पॉइंट 1 ये कहता है कि आप बिना विलंब किए, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके थाना क्षेत्राधिकार में जो आपके चोरी से संबंधित मैटर है, ठीक है, और आपकी सीमा क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है, और आपको लगता है कि यदि हम विलंब करेंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, वो भाग जाएगा, ठीक है, और चोरी का सामान जो है वो फिर बाद में रिकवर नहीं हो सकता, तो आप क्या है कि लिखिए, है ना, डायरी में लिखिए रोजनामचे में, ठीक है, कि इस तरह का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है उससे हम अभी तुरंत इस तरह से परमिशन नहीं ले सकते, वारंट नहीं ले सकते, और ऐसा लगता है कि जो चोरी का सामान वहां पे छिपा के रखा गया दुकान में, ज्यादा लेट हो जाने से वो वहां से हटा देगा, ठीक है। और चूंकि लगभग 50-100 किलोमीटर दूर है, या संडे का दिन है या छुट्टी का दिन है, हम वहां से नहीं ले सकते सर, मतलब वारंट नहीं मिल सकते हैं। तो उस कंडीशन में आप तलाशी ले सकते हैं बिना वारंट की, ठीक है। तो ये सीआरपीसी 165 बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो तलाशी लेंगे उसका जो प्रोसीजर होगा वो सीआरपीसी 100 में दिया गया है। सीआरपीसी 100 में प्रोविजन है, सीआरपीसी 100 की तरह हम लेंगे।
जो प्रक्रिया अपनाएंगे वो सीआरपीसी 100 सीआरपीसी 100 के तहत कार्रवाई होगी। ठीक है, सीआरपीसी 100 के तहत कार्रवाई होगी। और इसमें ये भी कहा गया है, इसका जो 5वां नंबर पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें ये कहा गया है कि स्थान की जो तलाशी लेंगे, तलाशी लेने के बाद, ठीक है, एक प्रतिलिपि जो है उसका मजिस्ट्रेट को भेज देंगे, मजिस्ट्रेट को भेज देना है। एक सवाल है, बनाइए, आपकी स्क्रीन पे सवाल ये आ रहा है, इसको बनाइए। आप रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी हैं और आपको पता चलता है कि एक कबाड़ की दुकान में रेलवे संपत्ति जो चोरी की है छुपा के रखी गई है, और आप उस दुकान को सर्च करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास इतना समय नहीं है कि आप मजिस्ट्रेट से सर्च वारंट प्राप्त कर सकें। आप सीआरपीसी की धारा किसका प्रयोग करेंगे? फटाफट आंसर लिखिए, सभी का आंसर आना चाहिए। देख रहे हैं ना कैसे सीआरपीसी यूज हो रहा है? आरपीयूपी पढ़ रहे हैं आप, क्राइम मैनुअल पढ़ रहे हैं, लेकिन देखिए सीआरपीसी यूज हो रहा है ना। ये सब एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप जो है सीआरपीसी धारा 165, सबने बी आंसर दिया है, बहुत अच्छा, बी आंसर होगा इसका। पवन कुमार शर्मा जी, जो 100 सीआरपीसी है, सीआरपीसी का सेक्शन 100, उसके तहत उसके तहत प्रक्रिया करेंगे, वो प्रक्रिया है, वो बताएंगे हम अभी। देखिए बता रहे हैं, अगला पॉइंट वही है। सीआरपीसी 100 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो आप हमने धारा 10 बताया, तलाशी वारंट का जारी किया जाना, हमने तलाशी वारंट आप लेंगे धारा 10 के तहत। ये 10 के तहत तलाशी वारंट नहीं मिलता है तो सीआरपीसी 165 का यूज करेंगे। लेकिन उस स्थान का तलाशी आप लेंगे कैसे? तो उस स्थान का तलाशी जहां चोरी का सामान रखा गया है, तो उसके लेने के लिए जो प्रक्रिया अपनाते हैं वो सीआरपीसी 100 में दिया गया है, सीआरपीसी 100 में दिया गया। तो उसमें पहला पॉइंट ये कहता है कि जब आप तलाशी लेने के लिए जाएंगे, तो जाने के बाद जिसके दुकान की आप तलाशी लेंगे या जिसके घर की तलाशी लेंगे, ठीक है ना, तो उसको आप बताएंगे कि हम आपके घर की तलाशी लेना चाहते हैं या दुकान की तलाशी लेना चाहते हैं या उसके बिल्डिंग की तलाशी लेना चाहते हैं। ठीक है, यदि आपके पास वारंट मिल गया है धारा 10 के तहत, तो आप वारंट दिखाएंगे, भाई देखो इस तरह का वारंट है। और यदि वारंट नहीं मिला है तो आप सीआरपीसी 100 का 165 का यूज करेंगे और उसको बताएंगे, लिखित में देंगे कि ऐसे ऐसे है, मैं आपके घर में ऐसे ऐसे करना चाहता हूँ, तलाशी लेना चाहता हूँ, हमको संदेह है कि आपके घर में रेलवे की प्रॉपर्टी चुरा के रखी गई है। तो वो आपको हर सुविधा उपलब्ध करवाएगा, वो आपको प्रवेश करने देगा उसमें और आपको तलाशी लेने के लिए सब उचित सुविधाएं देगा। ये ऐसा बताया गया है कि करेगा वो। दूसरा बोलता है कि यदि उस स्थान में इस प्रकार प्रवेश प्राप्त नहीं हो सकता। अब ये भी सवाल है कि आप गए हैं और वहां जो है देखते हैं कि पूरा दरवाजा खिड़की सब बंद है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप गए, वहां पे घर में ताला लगा है, जिस दुकान में आप गए हैं सर्च करने के लिए, आपके पास सर्च वारंट भी है, लेकिन देखते हैं कि वो तो पूरा ताला लॉक है, खिड़की बंद है, दरवाजे बंद है, फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो उस कंडीशन में हम यूज करेंगे धारा 47, वो भी बताएंगे भी, इसमें दिया गया। अगला बोलता है पॉइंट,
अब लेकिन वहां पे आप जब गए हैं, तलाशी ले रहे हैं, ठीक है, वो आदमी बोला ठीक है आप आ जाइए तलाशी लीजिए घर में, लेकिन आप वहां पे देख रहे हैं कि ऐसा जगह पे वस्तु छिपाया हुआ रखा गया है, या शरीर में भी छिपा के रख सकता है सामान। मतलब क्या है, यदि उस मान लो रेलवे का कैश चोरी हुआ है, रेलवे का कैश तो है ना, कैश कैश चोरी हुआ है, अब वो कैश क्या क्या है कि आप तलाशी लेने के लिए घुसे, अब वहां पे एक महिला है अंदर में, अब महिला क्या है कि वो रख ली है अपने कपड़े में, रख ली है, पहने हुए कपड़े है उसमें रख लिए, ठीक है। तो यदि महिला है वहां पे तो शिष्टता पूर्वक ध्यान रखते हुए अन्य स्त्री से ली जाएगी। ये नहीं कि आप 4 लोग गए, पुरुष हैं वहां पे और अंदर में एक महिला है, महिला अपने वो पर्सनल पैकेट में रख ली है ना, या अपने, तो और उसके बाद ये नहीं कि आप ही ले लीजिए तलाशी, ऐसा नहीं। मतलब शिष्टता का पूर्ण ध्यान रखना पड़ेगा आपको। वो 100 का 3 में दिया गया, पूछेगा ये कि 100 का 1 में क्या है, 100 का 2 में क्या है, 100 का 3 में क्या है, तो 100 का 3 में है ऐसा, ठीक है। 100 का 1 में ये है कि आप जब उसको बताएंगे जाके कि भाई हमें तलाशी लेने दो, तो वो आपको आबाद मतलब बिना रोक टोक के आपको जाने देगा, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि यदि आप गए तलाशी लेने के लिए और घर में देखते हैं कि तलाशी ले नहीं सकते आप, तो वो सीआरपीसी 47 का यूज करेंगे पावर। तीसरा कहता है कि यदि आप वहां गए हैं और लगता है कि वहां पे कोई महिला है और उसने छुपा के अपने शरीर में रखी है, ठीक है, तो उसकी तलाशी शिष्टतापूर्ण ध्यान रखते हुए किसी स्त्री के द्वारा ली जाएगी। यदि आपके पास स्त्री नहीं है तो कोई बगल की महिला को बुलाना पड़ेगा, है ना, हेल्प के लिए किसी को भी। अगला बोलता है कि जब आप तलाशी लेंगे, चौथा पॉइंट बोलता है कि तलाशी जहां लेंगे तो वहां लेने से पहले ही अगल बगल के जो उसका दुकान होगा या घर होगा, तो उसके मोहल्ले के कम से कम 2 या अधिक लोगों को, जो आपका आदमी नहीं है, मतलब पुलिस का आदमी नहीं है या आरपीएफ का आदमी नहीं है, 2 स्वतंत्र और प्रतिष्ठित निवासियों को आप बुलाएंगे, ठीक है। लेकिन अब सवाल उठता है कि कोई तैयारी नहीं हुआ तो क्या करेंगे। जैसे मान लिया आपने कहा, बोलेगा कि नहीं भाई मैं नहीं बनूंगा, ठीक है, तो वहां का ना छोड़ के अन्य मोहल्ले के लोगों को भी आप बुला सकते हैं, ठीक है। और आप सिर्फ बुला ही नहीं सकते, आप लिखित में आदेश जारी कर सकते हैं, ठीक है, आप आओ, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये चौथा पॉइंट है। आपको देखिए, जो सीआरपीसी आपने 100 पढ़ा होगा, यदि आपको याद नहीं मैं बता देता हूँ, उसमें जो पहला पॉइंट है, पहला पॉइंट ये है, 100 सब पॉइंट याद रखिए, इसलिए पॉइंट याद नहीं रखेंगे तो एग्जाम में आजकल कथन कारण वाले क्वेश्चन देंगे तो आपको फंसा देगा। तो एक जो सीआरपीसी 100 है, 100 का पहला पॉइंट ये कहता है कि आप यदि तलाशी लेने के लिए जा रहे हैं उस स्थान की या घर की या दुकान की या कबाड़ दुकान की, तो आप जाके वहां पे उसके जो उसका मालिक है या दुकान का ऑनर है उसको आप बताएंगे कि भाई हमारे पास वारंट है, हम आपके पास आए हैं, तो वो आपको घुसने देगा उसमें बिना बेरोक टोक के, और उसमें आप प्रवेश करेंगे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि यदि आप प्रवेश नहीं कर पाते हैं, दरवाजे खिड़की वगैरह सब बंद हो, तो सीआरपीसी 47 यूज करेंगे। अगला तीसरा पॉइंट ये कहता है कि यदि कोई स्त्री मिल गई वहां पे और उसने सामान छुपा के रखा है, तो शिष्टता का ध्यान देते हुए किसी स्त्री के द्वारा लिया जाएगा। और जो इसका चौथा पॉइंट था, चौथा पॉइंट हमने बताया कि वहां के जहां आप तलाशी लेने के लिए गए हैं वहां के प्रतिष्ठित मोहल्ले के 2 लोगों को कम से कम या 2 से अधिक लोगों को बुलाएंगे, उसके सामने तलाशी लेंगे। और यदि वो रजामंद नहीं होता है तो दूसरे मोहल्ले के लोगों को भी बुलाया जा सकता है, और आप ऐसा करने के लिए लिखित आदेश भी दे सकते हैं, ठीक है। जो पांचवा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट ये है कि जितनी भी चीजें तलाशी में आपको मिली है ना, जिस जिस जगह पे मिली, ठीक है, और वहां पे जो गवाह हैं 2, सब पे है ना, सब पे जो आप तैयार करेंगे सूची, सब पे हस्ताक्षर लीजिए गवाहों के और उसके भी, जो वहां पे उसका मालिक है उसका भी, गवाह जो है उसका भी,
सब पे हस्ताक्षर लीजिए, ठीक है। उसके बाद ये भी इसमें दिया गया है, छठा पॉइंट ये कहता है कि जो भी आपने लिस्ट बनाया, तो लिस्ट बनाने के बाद, ठीक है ना, उसका एक जो प्रतिलिपि है उसको देंगे, जिसे घर के आपने तलाशी लिया उसको दे देंगे। तो ये जो पूरा प्रोसीजर था वो 106 का था, मैं सॉरी सीआरपीसी 100 का था। हाँ, इसमें जो छठा पॉइंट है, तलाशी ली जाने वाले स्थान के अधिभोगी को या उसकी ओर से किसी व्यक्ति की तलाशी के दौरान हाजिर, हाँ इसमें ये है छठा पॉइंट में कि जिसका तलाशी के दौरान है ना, किसी भी व्यक्ति को यदि आप बोलेंगे कि मतलब आप रहिए तो वो रहेगा, ये था। और एक प्रतिलिपि भी देंगे उसको बनाने के बाद। जिसका सातवां पॉइंट बोलता है कि जब किसी व्यक्ति की तलाशी ली जाती है, जो सूची तैयार की जाती है, तो उसकी एक प्रतिलिपि दी जाएगी। सातवें में ये है, छठे में नहीं, सातवें में प्रतिलिपि देगी, ठीक है। और आठवें में बोलता है कि कोई व्यक्ति जो इस धारा के अधीन तलाशी में हाजिर रहने और साक्षी बनने के लिए लिखित आदेश द्वारा जिसे परिदत्त निविदा किया गया है, बुलाए जाने पर यदि इनकार करता है, ठीक है, इनकार करेगा, तो वो आईपीसी की धारा 45, मतलब 1860 का 45 की धारा 187 के अधीन अपराध क्या है, वो अपराधी भी है। यदि मान ली वो नहीं आता है तो अपराधी हो जाएगा आईपीसी के तहत, धारा 187 के। तो ये सिर्फ इसमें इतना जानिए कि तलाशी किसमें है, तो 100 में है तलाशी प्रक्रिया, ठीक है। दूसरा, स्त्री की तलाशी स्त्री के द्वारा ली जाएगी, यही दो चीज में इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्या है, जो सीआरपीसी का 100 इसमें तीन ही चीज इंपॉर्टेंट है। पहला ये इंपॉर्टेंट कि ये प्रक्रिया है, सर्च कैसे करेंगे। दूसरा ये है कि यदि महिला मिलती है तो शिष्टतापूर्वक लेंगे। तीसरा ये है कि कम से कम 2 गवाह होना या 2 से अधिक गवाह होना। अगला पॉइंट ये है कि 1 प्रति दे देंगे। बस इतना ही आपको आरपीएफ में काम है, दूसरा काम नहीं। चलिए क्वेश्चन है, बनाइए जल्दी से, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन है। बंद स्थान की तलाशी लेने का प्रावधान सीआरपीसी की किस धारा में दिया गया है? फटाफट इसका आंसर दीजिए। तुरंत तुरंत आंसर दीजिए। आई थिंक सबने डी दिया है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन है, बंद स्थान की तलाशी के दौरान यदि किसी महिला की तलाशी ली जाती है तो सीआरपीसी की धारा 103 के अनुसार उस स्थिति की तलाशी किसके द्वारा ली जाएगी? उक्त घर के मालिक द्वारा, जो पुरुष पुलिस अधिकारी मौके पे है के द्वारा, किसी अन्य स्त्री के द्वारा, किसी के द्वारा भी लिया सकती है। सभी ने आंसर दिया सी नंबर, किसी अन्य स्त्री के द्वारा, बहुत अच्छे। देखिए अभी हमने 147 की चर्चा की थी, उसमें आया था कि यदि 147 में ये दिया गया है कि उस स्थान की तलाशी, जो सीआरपीसी 47 है उसमें दिया गया उस स्थान की तलाशी जिसमें ऐसा व्यक्ति प्रविष्ट हुआ है जिसकी गिरफ्तारी की जानी है, ठीक है। यदि गिरफ्तारी के वारंट के अधीन कार्य करने वाले किसी व्यक्ति को या गिरफ्तारी करने के लिए प्राधिकृत किसी पुलिस अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि वह व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जाना है किसी स्थान में प्रविष्ट हुआ है या उसके अंदर है,
तो ऐसे स्थान में निवास करने वाला या उस स्थान का बासिंदा कोई भी व्यक्ति पूर्वोक्त रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति द्वारा या ऐसे पुलिस अधिकारी द्वारा मांग की जाने पर उसमें उसे अबाध प्रवेश करने देगा और उसके अंदर तलाशी लेने के लिए सभी सुविधाएं प्रदान करेगा। ठीक है, मतलब यदि आप कहीं गए हैं और कोई जो आरोपी है वो किसी घर में छिप गया है, ठीक है, और आप जाके बोल रहे हैं कि भाई देखो ये बंदा है, इसको हमको अरेस्ट करना है या ऐसे स्थान की तलाशी ली जानी है, ठीक है, जहां प्रॉपर्टी छुपाया हुआ है, तो आपके द्वारा इस तरह से मांग करने पे वो आदमी हर सुविधा उपलब्ध करवाएगा। ये सीआरपीसी 47 का पहला पॉइंट कहते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि यदि वो स्थान बंद है, शॉर्ट में देखते हैं दूसरा नंबर, यदि वो स्थान बंद है, ठीक है, दरवाजे लगे हैं, खिड़की लगे हैं, ठीक है, इसमें दूसरा पॉइंट कहता है, जो दूसरा पॉइंट है इसमें, यदि ऐसे स्थान में प्रवेश जो उपधारा 1 के अधीन नहीं हो सकता तो किसी भी मामले में उस व्यक्ति के लिए जो वारंट के अधीन कार्य कर रहा है और किसी ऐसे मामले में जिसमें वारंट निकाला सकता है किंतु गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को भाग जाने का अवसर दिए बिना प्राप्त नहीं किया सकता, तो पुलिस अधिकारी के लिए विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसे स्थान में प्रवेश करे और वहां तलाशी ले और ऐसे स्थान में प्रवेश कर पाने के लिए किसी गृह या स्थान के, चाहे वह उस व्यक्ति का हो जिसे गिरफ्तार किया जाना है या किसी अन्य व्यक्ति का हो, किसी बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की को तोड़कर खोल ले, यदि अपने प्राधिकार और प्रयोजन की सूचना देने के तथा प्रवेश करने के समय रूप से मांग करने के पश्चात वह अन्यथा प्रवेश प्राप्त नहीं कर सकता। यदि आप वहां गए और उस घर वाले को बोल रहे हैं कि भाई देखो यहाँ पे छुपा है, ठीक है, तुम हमको जाने दो, यदि वो जाने नहीं देता है तो आप घुस सकते हैं, ठीक है। दूसरा, यदि खिड़की उड़की बंद है तो उसको तोड़ सकते हैं, ठीक है, तोड़ के उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। ये दूसरा पॉइंट। और उसमें ये भी कहा गया है कि यदि बहुत सारे रूढ़िवादी लोग वहां पे रहते हैं, मतलब जो अक्सर सामने नहीं आती, जैसे होता है ना पर्दा नसीन, मतलब बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती घूंघट में रहती है ना, मतलब वो लोगों के सामने नहीं आती है, तो वो पुलिस अधिकारी वहां पे प्रवेश करेगा तो उस स्त्री को सूचना देगा कि आप वहां से हट जाइए, ठीक है, ऐसा बताएगा वो और उसको हर सुविधा देगा, ठीक है, उसको हटने के बाद ही तब कमरे को तोड़ेगा, खोलेगा और प्रवेश करेगा। ये उसमें दूसरा पॉइंट में दिया गया था। तीसरा पॉइंट में दिया गया है कि कोई पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करने के लिए प्राधिकृत अन्य व्यक्ति किसी गृह स्थान में कोई बाहरी या भीतरी द्वार या खिड़की अपने को या किसी अन्य व्यक्ति को जो गिरफ्तार करने के से प्रवेश करने के पश्चात भी वहां निरोध है, मुक्त तोड़ सकता है। यदि वो वहां पे है तो आप खिड़की दरवाजा सब तोड़ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन है, बनाइए। आप रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी हैं और ऐसे स्थान की तलाशी ले रहे हैं जहां व्यक्ति छुपा हुआ है और उसे गिरफ्तार किया जाना है, संपत्ति को भी छुपा के रखा है, लेकिन दरवाजा बंद है और खिड़की भी बंद है, तो इस परिस्थिति में सीआरपीसी की धारा किसके अनुसार बंद दरवाजा और खिड़की को तोड़ के प्रवेश करेंगे? फटाफट इसका आंसर लिखिए, सभी लोग, याद हो जाएगा ये आपको। सभी ने इसका आंसर दिया 47, बहुत अच्छा। एक क्वेश्चन है, देखिए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, हल्का सा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन कहता है कि बंद स्थान की तलाशी सीआरपीसी की धारा 100 के अनुसार ली जाती है। दूसरा कहता है कथन बी, तलाशी के दौरान पाए गए सामानों की लिस्ट बनाकर पार्टी को देना आवश्यक नहीं।
का प्रावधान सीआरपीसी 106 में वर्णित है। ऑप्शन पहला है उपरोक्त कथन ए सही है, उपरोक्त कथन बी सही है, सी बोलता है उपरोक्त कथन ए सही परंतु कथन बी गलत है, उपरोक्त दोनों ही कथन सही है। इसको पढ़ के आंसर बनाइए। सभी आंसर दीजिए, सभी। बहुत अच्छा, सभी ने सी आंसर दिया। इसका मतलब सभी लोग समझ रहे हैं। अभी देखिए हमने जो पढ़ाया अभी ये सारा यही दिया गया है। अभी जैसे हमने सीआरपीसी, ये देखिए इसमें क्राइम मैनुअल में प्रोविजन सेक्शन 165 ऑफ सीआरपीसी दिया गया। देखिए 165 अभी हमने बताया है ना। अभी देखिए इसमें सेक्शन 100 दिया है, सेम वही सब मैंने हिंदी में आपको बता दिया कि जो प्रोसीजर अपनाएंगे 100 सीआरपीसी के तहत अपनाएंगे। यदि आप दुकान की सर्च करते हैं, घर की सर्च करते हैं, है ना, और तो वो सब डेली डायरी में लिखिए, इस तरह का दिया गया है। और यदि आप, ये भी है कि यदि एक्यूज ने आपको बताया और वहां गए, कोई रिकवरी नहीं हुई, है ना, कोई रिकवरी नहीं हुई, तो उसके बारे में भी आप रिपोर्ट में डाल सकते हैं। जो आप फर्द रिपोर्ट बनाते हैं उसमें लिख सकते हैं कि कोई रिकवर पर कोई प्रॉपर्टी रिकवर नहीं हुआ। जो भी हमने बताया वो सब सारा दिया गया है, वही सब दिया गया है इसमें। 47 सीआरपीसी की बात देखिए अभी हुई है। सारा ये सब जितना भी है इसमें दिया गया है, सारा उसी में दिया गया है। जो भी मैंने सब हिंदी में आपको बताया वही सब दिया गया है क्राइम मैनुअल में। अब देखिए यहां पे अगला जो पॉइंट है ये 5.8 जो पॉइंट है इसमें, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है। बोलता है कि यदि आरोपी जो है वो अपना नाम बताने से रिफ्यूज करता है, ठीक है, नाम और एड्रेस बताने से रिफ्यूज करता है, और जो आपने सीजर में वो बनाया, ऐसा हो सकता है ना कि आपने गया है, आपने सीज कर लिया सामान को, ठीक है, वो आरोपी क्या है ना कि वो रिफ्यूज करता है, मतलब अपना नाम भी बताने के लिए, पता बताने के लिए बताता नहीं, ठीक है, आप जो सीजर में वो बनाया उस पर साइन भी नहीं करता है, ठीक है, तो क्या करेंगे? तो जो आप उस समय मेमो बना रहे हैं या फर्द या मेमो जो भी बना रहे हैं, ठीक है, सेम लिखिए कि हम बोल रहे हैं, ये साइन नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और आप जो है उसका नाम पता खोजने की कोशिश करिए पूरा। और यदि ऐसा फिर उसमें यदि इस तरह से नहीं होता है तो वो गिरफ्तार होता है, और इसमें सीआरपीसी 42 में प्रावधान दिया गया। सीआरपीसी 42 में इसका इस तरह से प्रावधान दिया गया। यदि वो नाम वो पता नहीं बताया था तो क्या करेंगे? सीआरपीसी 42 में दिया गया है। सीआरपीसी 42 में देखते हैं सीआरपीसी 42 क्या कहते हैं। सीआरपीसी 42 क्या कहता है देखते हैं। सीआरपीसी 42 ये कहता है कि नाम और निवास बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी। यदि कोई भी आदमी, आपने उसको पकड़ लिया है, नाम वो पता नहीं बता रहा है, तो गिरफ्तारी क्या प्रोसीजर? बोलता है कि जब कोई व्यक्ति जिसने पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध किया है या जिस पर पुलिस अधिकारी की उपस्थिति में असंज्ञेय अपराध करने का अभियोग लगाया गया है, उस अधिकारी की मांग पर अपना नाम और निवास बताने से इनकार करता है या ऐसा नाम या निवास बताता है जिसके बारे में उस अधिकारी को यह विश्वास करने के कारण नहीं कि वह गलत है,
तब वह ऐसे अधिकारी द्वारा इसलिए गिरफ्तार किया जा सकता है कि उसका नाम और निवास अभिनिश्चित किया जा सके। ठीक है, मतलब आप गए हैं, नाम व पता ठीक से नहीं बता रहा है और आपको लगता है कि जो बता भी रहा है तो ये गलत बता रहा है, झूठ बता रहा है, ठीक है, तो उसको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अगला पॉइंट उसमें ये दिया है कि यदि आपको लगता है तो उसको बेल पे छोड़ सकते हैं, ठीक है, और आप ये बोलिए कि या लगता है कि मजिस्ट्रेट के पास भेजना होगा तो उसको भेज सकते हैं। ठीक है, और इसमें यह भी दिया गया है कि यदि आपने अरेस्ट कर लिया उसको तो तीसरा पॉइंट में 24 घंटे के अंदर, ठीक है, और आपको उसका सही नाम निवास नहीं मिल पाया है, ठीक है, तो उसको मजिस्ट्रेट के पास ही भेज सकते हैं। मतलब इतना आप याद रखिए कि जो सीआरपीसी 42 है, नाम वो पता नहीं बताएगा, उसको अरेस्ट कर लेंगे। क्वेश्चन बनाइए। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, देखिए। सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत नाम व निवास स्थान बताने से इनकार करने पर गिरफ्तारी का प्रावधान है? फटाफट आंसर लिखिए इसका, कौन सा आंसर होगा? सभी ने इसका आंसर दिया है, बी सही है। अब हमने क्या किया, जो आरोपी था, आरोपी को हमने अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट करने के बाद उसको मेडिकल कराने की जरूरत है। आपका जो क्राइम मैनुअल कहता है कि आपने उसको अरेस्ट कर लिया, अरेस्ट करने के बाद उसका मेडिकल बहुत जरूरी है, उसका मेडिकल करवाना है। इसमें और ये भी दिया है, जैसे आपने गया है ना वहां पे सीज करने के लिए कोई भी चीज, तो यदि आप पुलिस की सहायता लेते हैं तो इसमें दिया गया, ये भी थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है, आपका क्वेश्चन बन सकता है। यदि प्रॉपर्टी आपने सीज किया और सीज करने में लगता है कि गाड़ी का यूज हुआ है, व्हीकल का यूज हुआ है, यदि व्हीकल का यूज हुआ है गाड़ी का, तो गाड़ी को भी सीज कर लेंगे। ठीक है, उसका ऑनर का पूरा डिटेल ले लेंगे, ऑनर का, गाड़ी कब खरीदा था, रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, चेसिस नंबर क्या है, इंजन नंबर क्या है, मॉडल नंबर क्या है, ये सब ले लेंगे और जो बनाएंगे वहां पे सीजर लिस्ट उसमें डालेंगे। और दूसरा, आपने यदि पुलिस की सहायता ली है, लोकल पुलिस का सर्च के दौरान, ठीक है, तो लोकल पुलिस का जो आपने मदद ली है उसका नाम क्या है, उसका नंबर क्या है, उसका रैंक क्या है ना, वो सबको भी लिखना है, सबका सिग्नेचर लेना है जो डॉक्यूमेंट आप बनाएंगे। अगला ये भी कहता है कोई भी क्षेत्राधिकार में जाते हैं, पुलिस का क्षेत्राधिकार में, है ना, तो उसको इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है, रिटर्न में रिटर्न इन्फॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है। ठीक है, यदि मान ली पुलिस का आपने हेल्प नहीं लिया, डायरेक्ट ही काम कर दिए, तो उस कंडीशन में रिटर्न इन्फॉर्मेशन उसको तुरंत दीजिए। मान ली कि आपने कोई भी दुकान को सीज, दुकान में छापा मारा है ना, तो जिसको ऑनर है दुकान का, ठीक है, उसका ऑनर का जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल है, राशन कार्ड है ना, निगम का कोई भी कार्ड है, जो लैंड का रेवेन्यू रिसिप्ट है ना, जहां से आपको प्रॉपर्टी सब रिकवर्ड हुआ है, वो सब डिटेल लेना बहुत जरूरी है, वो सब डिटेल पूरा लेना है। अगला जो है कि यदि मान ले कि आरपीएफ ने मूवमेंट किया, मान लिया आपका गवर्नमेंट व्हीकल का यूज किया, आपने थाने में गाड़ी मिली है उसका यूज किया, है ना, तो जो गाड़ी का मूवमेंट हुआ, गाड़ी का जो मूवमेंट हुआ सर्च ऑपरेशन में, दुकान के लिए जो आपने गए थे, उसका लॉग बुक वगैरह सारा मेंटेन करना है, सबका जो मूवमेंट हुआ वो सब लॉग बुक में सारा मेंटेन करिए, ये बहुत जरूरी है। यदि आपने प्राइवेट व्हीकल ले रखा है, सर्च में आपने गया, यदि मान लिया आपने प्राइवेट व्हीकल से गया,
तो प्राइवेट व्हीकल से जाने से क्या है कि जो बनाएंगे, आपने जो हायरिंग किया है, हायरिंग का चार्जेस वो सब भी लेना चाहिए। ठीक है। अब जो अगला कहता है, जो पर्सन को आपने अरेस्ट किया है उसको मजिस्ट्रेट के पास हम पेश करेंगे। पेश करने से पहले बोलता है कि मेडिकल चेकअप कराइए गवर्नमेंट हॉस्पिटल या रेलवे अस्पताल से, या रजिस्टर्ड कोई प्रोफेशनल है उससे कराइए। तो ये कहाँ प्रोविजन दिया गया? तो सेक्शन 54 सीआरपीसी में दिया गया। जो 54 सीआरपीसी है उसमें दिया गया। तो 54 सीआरपीसी क्या कहता है देखते हैं। 54 सीआरपीसी जो है, 54 सीआरपीसी ये कहता है कि गिरफ्तार व्यक्ति की चिकित्सा अधिकारी द्वारा जांच परीक्षा। यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो गिरफ्तार किए जाने के तुरंत बाद, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट का डॉक्टर हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का डॉक्टर हो, है ना, या ये दोनों नहीं हो, ऐसा होता है ना कि जहाँ पे सरकारी डॉक्टर हो नहीं, तो जो प्राइवेट डॉक्टर हो लेकिन वो रजिस्ट्रीकृत हो, रजिस्ट्रेशन उसका डॉक्टर का हो, उससे हम करवा देंगे मेडिकल सीआरपीसी 54 के तहत। सीआरपीसी 54 के तहत 54 याद रखिएगा। लेकिन यदि आरोपी महिला है तो महिला है और उसके शरीर की परीक्षा की जानी है तो महिला ही डॉक्टर होना। ठीक है। अब लेकिन यदि महिला डॉक्टर सरकारी नहीं हो तो वहां कोई भी प्राइवेट में जो कि रजिस्ट्रीकृत महिला डॉक्टर है, ठीक है, वहां से करवा लेंगे। ये जो दिया गया है सीआरपीसी 54 में दिया गया है। ठीक है। और वहां पे जो डॉक्टर करेगा उसका मेडिकल करेगा, वो पूरा एक रिपोर्ट तैयार करेगा, मेडिकल रिपोर्ट, जिसमें बताएगा कि कहीं मारपीट तो नहीं हुई है, कहीं टूट फूट तो नहीं हुआ है, शरीर में चोट तो नहीं पहुंची है, वो सब सारा देगा। ठीक है। और अगला पॉइंट ये कहता है कि जब मेडिकल का परीक्षण करेगा तो जो चिकित्सा अधिकारी है वो क्या करेगा, उसका मेडिकल करके उसका एक रिपोर्ट देगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, बनाइए। अगला क्वेश्चन है कि आप रेलवे सुरक्षा बल के अधिकारी हैं और आपने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, उनका मेडिकल परीक्षण कराया जाना है। आप सीआरपीसी की धारा किसके तहत मेडिकल करवाएंगे? फटाफट आंसर लिखिए। सभी आंसर दीजिए, सभी आंसर दीजिए। सभी ने आई थिंक 54 दिया, सबका सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन टफ है, थोड़ा सा अभी के पैटर्न के हिसाब से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन है किसी व्यक्ति की तलाशी सीआरपीसी की धारा 51 के अनुसार ली जाती है। दूसरा बोलता है कि व्यक्तिगत तलाशी में जो भी सामान मिलते हैं उसे पर्सनल सर्च रजिस्टर C44 में एंट्री करते हैं। उपरोक्त कथन ए सही है, बी सही है, उपरोक्त कथन ए सही है परंतु बी गलत है, दोनों ही कथन सही है। इसका आंसर देखिए तो क्या है, थोड़ा सा हमने टफ किया है। बनाइए, देखिए क्वेश्चन कैसे घुमाता है एग्जाम में थोड़ा सा। इस तरह के क्वेश्चन में दोनों ही आंसर प्रश्न का जानना जरूरी है। कथन कथन क्या कहते हैं, हमने तो पढ़ा है भी कि सीआरपीसी की धारा 51 में तलाशी दी गई है, ये तो सही है। लेकिन अब बोलता है कि व्यक्तिगत तलाशी में जो भी सामान मिलता है उससे पर्सनल सर्च रजिस्टर C44। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि पर्सनल सर्च रजिस्टर कौन सा होता है, C44 है या कोई और है।
यदि ये आपको लगता है कि गलत है या सही है, यदि इसमें थोड़ा भी कंफ्यूजन है, तो इस तरह से क्वेश्चन को टच मत करिए, छोड़ दीजिए, नहीं तो 0.33 मार्क्स या 1 नंबर कट जाएगा, या 0.33 मार्क्स कटता है एग्जाम। ठीक है, ये देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने से पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। रजिस्टर जो होता है ना C43 को बोलते हैं पर्सनल सर्च रजिस्टर। C43 पर्सनल सर्च रजिस्टर, जो पर्सनल सर्च करते हैं ना उसमें जो डेटा लिखते हैं C43 होते हैं। अब बनाइए इसको, जल्दी से बनाइए, सबका आंसर आ जाना चाहिए। अब यहाँ पे जो दिया गया है C44 दिया गया, देखिए C44 दिया गया, यहाँ पे होना चाहिए क्या, C43 होना चाहिए। क्वेश्चन, हाँ, कोई भी ऑप्शन बनाएंगे देख के बनाएंगे, गलत नहीं बनाएंगे तो गड़बड़ा जाएगा। आई थिंक सबका आंसर अभी सी आ गया, इसलिए कि ए तो सही है लेकिन बी गलत है, तो जो ऑप्शन सी है वो सी होगा। तो आंसर सी सही है। अगला जो बताया गया है आपका क्राइम मैनुअल में दिया गया है, अभी देखिए हमने जो बताया है ना, डिटेल्स ऑफ आइटम्स फाउंड इन पर्सनल सर्च ऑफ एन एक्यूज्ड वुड बी इंटर्ड इन पर्सनल सर्च रजिस्टर। ये देखिए दिया है पर्सनल सर्च रजिस्टर C43, ये आपके क्राइम मैनुअल में दिया गया, हमने क्राइम मैनुअल से निकाला है। Details of the items found in personal search of an accused would be entered in the personal search register C43, है ना, C43 दिया गया यहाँ इसका। अब जो भी पर्सनल बिलोंगिंग्स मिलता है, मतलब आरोपी का, उसको हम सेपरेट बॉक्स या अलमारी में आरपी पोस्ट में रख देंगे। ठीक है, और मालखाना जो का जो इंचार्ज उसके चार्ज में रहेगा। ठीक है, इसमें देखिए ये दिया गया है कि इफ अ वांटेड एक्यूज इज ऑलरेडी इन जेल, यदि मान ले कि अब आरोपी जेले में है, मतलब पहले से जेल में है। ठीक है, इफ अ वांटेड एक्यूज इज ऑलरेडी इन जेल इन सम अदर केस, दूसरे केस में यदि वांटेड आरोपी जेल में है, क्या करेंगे, अ रिटन रिक्वेस्ट शुड बी मेड टू द जुडिशियल मजिस्ट्रेट कंसर्न टू समन द एक्यूज्ड फ्रॉम जेल बाय इन्फॉर्मिंग डिटेल्स ऑफ द प्रेजेंट क्राइम। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक रिटर्न में रिक्वेस्ट जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देंगे। ठीक है, कि इस जेल में इस अपराध में ये बंदा वहां पे बंद है। बोलते इफ द एक्यूज्ड इज समन टू द कोर्ट इन द नेक्स्ट हियरिंग ही वुड बी डीम्ड टू हैव बीन अरेस्टेड इन दिस केस। और यदि नेक्स्ट हियरिंग में वो बंदा यदि सम्मन देने पे पहुंचता है तो उसको अरेस्ट करके इस केस में शामिल करेंगे। तो ये किसमें दिया गया है, तो ये दिया गया है सेक्शन 267 ऑफ द सीआरपीसी, सीआरपीसी सेक्शन 267 में दिया गया। थोड़ा देख लेते हैं कि वो क्या है, सीआरपीसी 267। सीआरपीसी 267 कहता है कि बंदियों को हाजिर कराने की अपेक्षा करने की शक्ति। जब कभी भी इस संहिता के अधीन किसी जांच, विचारण या अन्य कार्रवाई के दौरान किसी दंड न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि कारागार में परिरुद्ध या निरुद्ध व्यक्ति को किसी अपराध के आरोप का उत्तर देने के लिए या उसके विरुद्ध किन्हीं कार्रवाइयों के प्रयोजन के लिए न्यायालय के समक्ष लाया जाना है चाहिए, अथवा न्याय के उद्देश्य के लिए आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति की साक्षी के रूप में परीक्षा की जाए,
तब वह न्यायालय कारागार के भाषाधक अधिकारी से अपेक्षा करने वाला आदेश दे सकता है कि वह ऐसे व्यक्ति को यथास्थिति आरोप का उत्तर देने के लिए, ऐसी कार्रवाइयों के प्रयोजन के लिए साक्ष्य देने के लिए न्यायालय के समक्ष पेश करे। मतलब जो कोर्ट है उसको पावर है कि यदि कोई आरोपी जेल में पहले से बंद है और लगता है कि उस आरोपी को कोर्ट में बुलाया जाए साक्ष्य के लिए या उसका बयान के लिए या उसका परीक्षण करने के लिए, तो जो जेल का अधीक्षक है, जेल का जो भी इंचार्ज है, उसको आदेश दे सकता है कि उसको न्यायालय के समक्ष आप पेश करिए। ठीक है, पेश करने का आदेश दे सकते हैं। तो हमने जो अभी बताया कि यदि ऑलरेडी हमें किसी आरोपी का नाम आया है और वो आरोपी मामले में पहले से किसी दूसरे केस में, मान ले कि चोरी का मामला है हमारा, है ना, और एक आरोपी का नाम आया किसने चोरी किया है, वो पहले से ऑलरेडी 354 के मामले में दूसरे कोर्ट में पहले से वो मतलब उसका मामला चल रहा है और उस जेल में है वो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि वहां से पता कर लेंगे पूरा सारा डिटेल कि कौन सा मामला चल रहा है, उसका क्या चल रहा है और जेल में कब से बंद है, सारा डिटेल जो है करके अपने मजिस्ट्रेट को हम देंगे कि सर मामले का ये आरोपी है और ये ऑलरेडी पहले से जेल में। ठीक है, ये मामला ये है। तो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, मजिस्ट्रेट जो जेलर है, जेलर को आदेश देगा कि ये जो है हमारा आरोपी है, आप जो है इतने इतने तारीख को उसको यहाँ पे पेश करिएगा। ठीक है, या तो वो पेश कर सकता है, नहीं तो यदि वो वहां पे पेश करेगा उसके हियरिंग में जो जहां चल रहा है मामला, तो वहां जाने से हम उसको वहीं पे अरेस्ट कर लेंगे जब। ठीक है, तो इस तरह से हमने आज काफी दूर तक पहुंचा आरपीयूपी का जो प्रोसीजर है, और यहाँ तक प्रोसीजर पहुंचने में जितनी भी सीआरपीसी से रिलेटेड क्वेश्चंस अराइज हुए या आरपीयूपी एक्ट से, है ना, तो वो सारे हमने आपको बताया। आई थिंक आप आज का ये सेशन अच्छा लगा। इसका भी बहुत सारे पार्ट हैं, धीरे धीरे अभी आपका एग्जाम भी दूर है, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे और पढ़ के पूरी अच्छे से तैयारी कर लेंगे ताकि क्वेश्चन एक भी ना छूटे, ना आईपीसी का, ना सीआरपीसी का, ना आरपीयूपी एक्ट का, है ना। जैसे आगे यूटीआई का भी है, एनडीपीएस एक्ट का इससे रिलेटेड है, आईटी एक्ट इससे रिलेटेड है, आईटी एक्ट, जो आईटी एक्ट के तहत क्या कार्रवाई करेंगे, तो ये सब वगैरह अभी आने वाले क्लास चलेगा आपका। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग इतने समय तक बने रहे, काफी अच्छा लगा। इसी तरह से आप तैयारी करते रहिए काफी, और तब तक के लिए शुभ रात्रि, गुड नाइट, जय हिंद।